देखो आज माइक्रो में ना चैप्टर आप लोग को हम ये करा रहे हैं, क्या कहते हैं, चैप्टर 6 जो है हमारा, इस पर फोकस करिए। निकाल लीजिए शुरू से, देखते रहिए हम पढ़ा रहे हैं। देखो हमारा चैप्टर है बैंकिंग। इसमें कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक आता है। हम लोगों ने बचपन से ये सब कुछ सुन रखा है, लेकिन एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स आज आपको जानने को मिलेगा ना कि एक एक इफ और बट क्या है, किस तरह से पूरा करते हैं। ठीक है, बैंकिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट आज आप लोग के सामने बाकी नहीं रहेगा। आवाज नहीं आएगी तो अब देख सकते हो, आगे भी आ सकते हो, मैनेज कर सकते हो। देखिए, बैंकिंग, कमर्शियल बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक्स। ठीक है, अब देखते हैं। पहले हम बात करेंगे कमर्शियल बैंक की। कमर्शियल बैंक मतलब वाणिज्य बैंक। कमर्शियल बैंक इज प्राइमरी यूनिट ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम लाइक अदर businesses. Commercial bank also aims commercial bank also aims to earn profits, and for this they offer a variety of services to their customers. ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि कमर्शियल बैंक प्राइमरी बैंक इंडियन बैंकिंग सिस्टम का प्राइमरी यूनिट है। मतलब कि आपको अगर बैंकिंग सर्विसेज चाहिए, जैसे आप अपना लोकल एरिया का लोकेलिटी को देख सकते हैं, कंझावला में आप जाओगे तो अगर आपको बैंकिंग सर्विसेज चाहिए तो आप इंडियन बैंक जाओगे, आप बैंक ऑफ बड़ौदा जाओगे, और जो भी है आपका है ना, स्टेट बैंक जाओगे। तो आपका ये बेसिक यूनिट है, सबसे पहले आप यहीं जाओगे, उसके बाद ही आप और कोई अदर बैंकिंग सर्विसेज का फायदा उठा सकते हो। तो हम देख सकते हैं कि कमर्शियल बैंक इज अ प्राइमरी यूनिट ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम लाइक अदर बिजनेसेस। और अदर बिजनेसेस के साथ साथ कमर्शियल बैंक का क्या होता है, प्रॉफिट भी अर्न करना चाहता है ना। दे ऑफर अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स, और वो अपने कस्टमर को अलग अलग तरह की सर्विसेज भी देता है। अब देखिए, सेंट्रल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन which perform the functions of accepting deposits, granting loans, and making investment with the aim of earning profits. ठीक है, अब देखो कमर्शियल बैंक जो है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। मतलब आप अगर पैसे जमा करोगे तो आपके डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, डिपॉजिट करता है। ग्रांटिंग लोन्स, अगर आप लोन लेने जाओ तो आपको लोन भी देगा। एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहो, है ना, तो आपको इन्वेस्टमेंट आपकी सॉरी मेकिंग इन्वेस्टमेंट इट मीन्स कि वो खुद भी किसी चीज में इन्वेस्ट करता है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए सपोज दैट, मैं आपको दूसरी तरह से समझाऊं कि मान लीजिए कि 10,000 करोड़ किसी बैंक के पास पूरा का पूरा है। ठीक है, डिपॉजिट है, मतलब कि सब लोगों ने मिलके 10,000 करोड़ रुपए उसको डिपॉजिट किए। ठीक है, अब 10,000 डिपॉजिट किए हैं, तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि इसका जो 15% है, ठीक है ना, इसका जो 15% है, बैंक केवल उतना ही अपने पास कैश रखती है इन हैंड, ताकि अगर मान लो कोई आदमी जाएगा विड्रॉल तो कुछ ना कुछ करता ही है। तो पर डे विड्रॉल या मंथली विड्रॉल जो भी लोग करते हैं, तो विड्रॉ की डिमांड को पूरा करने के लिए आरबीआई ने सोचा है कि हर बैंक को कम से कम 15% रखना चाहिए, इतने से काम चल जाता है। अब मान लीजिए जो 85% हर बैंक का है, 85% तो कैश बच गया ना उसके पास। 85% का क्या करेगी, 85% में से देखो बहुत तरह के काम कर सकती है। सबसे मेन कमर्शियल बैंक का उस 85% एसेट्स में से क्या होता है कि सबसे पहले तो वो लोन दे सकती है, अलग अलग तरह के लोन वो आपको देगी। उसके बाद जो शेयर मार्केट होता है, बैंकिंग जितने भी बैंक्स होते हैं मोस्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और उनका अपना एक क्या कहते हैं इंस्ट्रक्टर भी होता है और एडवाइजर भी होता है, जो एडवाइस देता है कि किस तरह से आपको मतलब किस में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोन क्रेडिट देते हैं। तो इस तरह से आपको अगर मान लो लोन उन्होंने दिया या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, तो उससे प्रॉफिट तो कमाएंगे ना, वही प्रॉफिट बैंक की अपनी प्रॉफिट होती है। आपके पैसे को अगर डिपॉजिट कर रहे हैं तो उनका क्या प्रॉफिट है, उतने आदमी रहेंगे, उतने एम्प्लॉय रख रहा है उसको, उससे कोई प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट जो आपके 85% जो एसेट्स हैं आपके,
जो करेंसी आप जमा करते हो जो भी, उस 85% से बैंक बिजनेस करती है, और उसी के फायदे से हर आदमी को फायदा देती है और हर तरह के सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। समझ रहे हो बात को? तो बैंकिंग सिस्टम तो इसी तरह चलता है। देखते हैं। चैप्टर 6 कमर्शियल बैंक करा रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखो, जैसे बहुत सारे कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक में आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, ठीक है, इलाहाबाद बैंक है, कैनरा बैंक है, और सम एग्जांपल ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया आर द सम एग्जांपल ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया। मैंने इससे पहले सचिन को बताया कि कमर्शियल बैंक का जो सबसे छोटा बैंकिंग सिस्टम का सबसे छोटा यूनिट, इससे नीचे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में आप गांव के महाजन, मनी लेंडर या ट्रेडर, बड़े जमींदार किसान को आप उसको नहीं ले सकते, ठीक है ना। जब भी आप बैंकिंग सिस्टम को लेंगे तो एज अ फॉर्मल सेक्टर को ही बैंकिंग सर्विसेज में आप लेते हैं, और उसमें सबसे छोटा आपका यही आता है, कमर्शियल। अब देखिए फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक क्या है। एक कमर्शियल बैंक कौन कौन से फंक्शन करता है? द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय कमर्शियल बैंक कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड अंडर टू बिट्स, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन, ठीक है। जो कमर्शियल बैंक का काम है, पहला प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन, दो तरह के कामों करती है। और वो दो तरह के काम क्या है, देखिए। पहला तो है कि प्राइमरी फंक्शन के अंदर देखो वो क्या करती है। प्राइमरी फंक्शन के अंदर भी टू एक्टिविटीज है। एक तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग ऑफ लोन। डिपॉजिट आपका एक्सेप्ट करती है और जिसको जरूरत होती है उसको लोन प्रोवाइड कराती है, ये उसका प्राइमरी फंक्शन, ठीक है। ओके, देखते हैं किस तरह से। अब एक्सेप्टिंग डिपॉजिट की अगर आप बात करें तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। हम लोग मोस्टली जाते ही हैं बैंक में पैसे जमा कराने के लिए। हमारा पहला पर्पस बैंक में पैसा जमा कराना, निकालना बैंक से विड्रॉ करना तो जरूरत के हिसाब से। बहुत लोग तो ऐसा करते हैं कि जितनी हमको जरूरत होती है ना घर के खर्च के लिए, घर में ही रख लेते हैं कैश, और एक्स्ट्रा अपना जो सरप्लस होता है सेविंग वो बैंक में जमा करते हैं। समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब? तो पहला एकदम बिल्कुल जो बेसिक प्राइमरी एक्टिविटी जो है बैंक का, वो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट है, जमा को स्वीकार करना, ठीक है। दे एक्सेप्ट डिपॉजिट इन सेवरल फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जैसा जैसा रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से वो एक्सेप्ट करती है। द मेन काइंड ऑफ डिपॉजिट आर करंट अकाउंट डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। देखिए, पहला तो है करंट अकाउंट डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। अब देखो ये क्या होता है, नाम है डिमांड डिपॉजिट। जैसे आप एज अ कस्टमर ऑफ बैंक, अब बैंक के कस्टमर हो, तो जैसे ही आप डिमांड करोगे ना कि नहीं मैंने जो सेव किया है पैसा आपके अकाउंट में जमा किया मुझे चाहिए, बैंक नहीं रोक सकेगी। आप चेक लेकर के जाओ, चेक करके दो, चेक से पेमेंट करो, कैश विड्रॉल करो, डिजिटल पेमेंट फोन पे गूगल पे अब आ चुका है, तो वो डायरेक्ट आपको मिल सकता है, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं, ठीक है। तो these deposits refer to those deposits which are repayable by the bank on demand। वो रीपेबल बाय बैंक होता है, मतलब बैंक के द्वारा दोबारा आपको दे दिया जाएगा आपके डिमांड के आधार पर, ठीक है। सच डिपॉजिट्स आर जनरली मेंटेन्ड, देखिए, सच डिपॉजिट्स आर जनरली मेंटेन्ड बाय बिजनेसमैन विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग ट्रांजैक्शन विद सच डिपॉजिट। दे कैन ड्रॉन अपॉन बाय चेक विदाउट एनी restrictions। Bank do not pay any interest on these accounts, rather bank impose service charges for running them। जो बैंकिंग पर्पसेज वाले होते हैं, सॉरी बिजनेस पर्पसेज वाले होते हैं, जैसे मान लो हर दिन उनको कुछ ना कुछ पेमेंट करनी है, कुछ ना कुछ क्या करते हैं, हर समय कुछ चाहिए। जैसे मान लो कि आपने कोई फॉर्म लगा रखी है, कोई फैक्ट्री लगा रखी है छोटी मोटी, हर दिन आपको रॉ मटेरियल के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कुछ ना कुछ के लिए आपको है ना पैसे आपको देने हैं। तो डायरेक्ट कैश पेमेंट ना करके क्या करते हैं लोग कि अपना करंट अकाउंट खुलवा लेते हैं बैंक में, सीधे चेक काट दिया, चेक इशू कर दिया, पेमेंट हो गया। रॉ मटेरियल वाले को एक चेक दे दिया, ट्रांसपोर्टेशन वाले को चेक दे दिया, कुछ कैश भी हमेशा विड्रॉ करना होता है, कैश विड्रॉ कर लेते हैं, है ना। तो ये मोस्टली बिजनेस पर्पसेज वाले होते हैं। अब एक बात बताओ, हम लोग जैसा आदमी अगर मान लो बैंक में कुछ पैसे रखता भी है तो हर दिन का विड्रॉल का तो जरूरत नहीं है। हम लोग को तो एक बार जो बेसिक नीड ऑफ नहीं है, जैसे कि जो नॉर्मल हाउस होल्ड होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, उनका तो एक ही काम है, महीने के फर्स्ट में अपना राशन पानी भरवा लिया और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद थोड़ा बहुत जो खर्च होता है देखते रहते हैं, लेकिन मोस्टली सेविंग पे फोकस करते हैं, ठीक है।
लेकिन बिजनेस वालों को सेविंग नहीं, उनको इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना है। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो प्रॉफिट नहीं हो सकता और प्रोडक्शन भी नहीं हो सकता, है ना। हाँ, तो एक सबसे मेन बात यह है कि अगर आपने करंट अकाउंट खुलवा रखा है, सेविंग अकाउंट नहीं, वो ऑप्शन आता है करंट और सेविंग का। अगर आपने करंट अकाउंट ओपन किया है बैंक में, तो आपको बैंक आपके डिपॉजिट पे किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं देगा, कोई भी आपको ब्याज नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए नहीं मिलेगा, और हाँ, एक तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, और अगर आपने अकाउंट बैंक में रखे हैं तो उसके बदले बैंक आपसे कुछ सर्विस चार्जेस भी लेगी, समझ रहे हैं। हर समय ट्रांजेक्शन हो रहा है, एटीएम का चार्ज होता है ना, एटीएम से निकालते हैं, पहले बंद हो गया था लेकिन फिर स्टार्ट हो गया, जो भी आप विड्रॉ करोगे उस पर चार्जेस लेती है गवर्नमेंट, बैंक अपना अपना सिस्टम से चार्ज लेता है, वही बात है। दूसरा है फिक्स डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। देखिए ये क्या है, देखिए फिक्स डिपॉजिट रेफर टू दोज डिपॉजिट इन विच द अमाउंट इज डिपॉजिटेड विद द बैंक फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इसमें क्या है कि फिक्स डिपॉजिट ऐसे डिपॉजिट कहे जाते हैं, ठीक है, जिसमें डिपॉजिट जो किया जाता है बैंक को, वो फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है। जैसे कहते हैं ना कि एफडी करवा देते हैं, हम लोग को फेमस एफडी करवा दिए, 1 लाख की एफडी करा दी है 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो मतलब फिक्स डिपॉजिट है। इसमें ऐसा होता है कि सच डिपॉजिट डू नॉट एंजॉय चेकेबल फैसिलिटी, इसमें आप चेक नहीं कर सकते, चेक इशू नहीं कर सकते। मान लो आपने 1 लाख रुपए का, सपोज दैट, अगर आपने, है ना, एक सेकंड, अगर आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए का चेक, सॉरी एफडी कर रखा है, ठीक है। अब अगर 1 लाख का एफडी किया है, आप सोचते हो कि 2 महीने बाद, अगर वो 1 साल के लिए किया है, और आप 2 मंथ्स के बाद ही जाओगे और कहोगे ना कि मेरे को इसमें से 50,000 चाहिए, या मैं उसमें से एक चेक काट देता हूँ, आपको 50,000 किसी को पेमेंट कर दूंगा, तो ये ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। वो जब भी उसका मैच्योरिटी हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगा आपका एफडी, जब टाइम पूरा हो जाएगा तभी आपको उसमें से पैसे या कैश कुछ मिल सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक ऑप्शन और होता है कि अगर आप बीच में, ठीक है, अगर आप बीच में लेना चाहे उसको, तो आपको एफडी तुड़वानी पड़ेगी, और उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ चार्जेस भी लगेंगे एक्स्ट्रा, समझ रहे हैं ना? देखो, अब देखो, दी डिपॉजिट कैरी अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, और अगर आप एफडी करते हो तो बैंक आपको हाई इंटरेस्ट रेट भी देती है। क्यों देती है, इसका भी एक कारण। देखो, अगर आप करंट अकाउंट ओपन करते हो बैंक, तो बैंक के पास वो पैसा रहता कहाँ है, वो तो हमेशा वो 15% का जो एक बैंक अपने पास रखती है कैश, कि अगर कोई भी विड्रॉ करता है, डिमांड करता है, तो उसको पेमेंट करनी है बैंक, है ना। तो वो उसी क्राइटेरिया में है, उसी कैटेगरी में आता है वो, जो करंट अकाउंट है। तो करंट अकाउंट पे अगर इंटरेस्ट बैंक देने लगी, तो फिर कैसे वो बिजनेस क्या करेगी। एफडी में है कि भाई 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, मतलब कि उसे पता है कि अब 2 साल तक आप उससे कोई भी तरह का पेमेंट नहीं मांगोगे, 2 साल तक आपके 1 लाख रुपए को मार्केट में घुमा के उसको 5 लाख का बना देगी बिजनेस करके, फिर उसको 2 लाख या 1.5 लाख देने आराम से दे देगी, फिर भी 4.5 लाख का फायदा है उसको, सॉरी 3.5 लाख, समझ रहे हैं। तो इस तरह से, अब देखो, अगर इन दोनों में अगर डिफरेंस देखें, डिमांड डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट में, तो क्या है, जैसे कि पहले में डिमांड डिपॉजिट में चेक फैसिलिटी होती है, फिक्स डिपॉजिट में बिल्कुल भी नहीं होता। इंटरेस्ट पेमेंट, अगर आप बात करें इंटरेस्ट पेमेंट के आधार पे, तो डिमांड डिपॉजिट पे नहीं होता, जबकि फिक्स डिपॉजिट पे होता है, हाई इंटरेस्ट रहता है। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन डिमांड डिपॉजिट में ज्यादा होता है, विड्रॉल ऑफ मनी, लेकिन फिक्स डिपॉजिट पे डिपॉजिट ऑफ मनी इन द बिगनिंग, विड्रॉल ऑफ द मनी ऑन मैच्योरिटी। जब आपकी एफडी स्टार्ट होगी तब आप डिपॉजिट करोगे, और जब मैच्योरिटी हो जाएगी तब आप विड्रॉल कर लोगे, निकाल लोगे, उससे बीच में कोई भी तरह का ट्रांजेक्शन आप नहीं करते, ठीक है। सेविंग डिपॉजिट क्या, which deposits combine feature of both current account deposit and fixed deposit। मैक्सिमम लोग सेविंग अकाउंट ही रखते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि द डिपॉजिट आर गिवन चेक फैसिलिटी, अगर आपने सेविंग अकाउंट खोल रखा है तो आपको चेक फैसिलिटी मिलेगी टू विड्रॉ मनी फ्रॉम देयर अकाउंट,
but some restrictions are imposed on number of amount of withdrawal in order to discourage frequent use of saving. अगर आपने सेविंग अकाउंट खोल रखा है, उसमें रिस्ट्रिक्शन होता है कि 1 मंथ में आप कितनी बार चेक से पेमेंट कर सकते हो। अगर आप सेविंग अकाउंट में उस लिमिट को क्रॉस करते हो तो बैंक आपसे एक्स्ट्रा उसके चार्जेस लेंगे। अगर उस लिमिट के अंदर रहते हो तो कोई दिक्कत नहीं। एक बात तो ये पहली बात। दूसरी, दे कैरी अ रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज लेस देन इंटरेस्ट रेट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट। जैसे मैंने भी सेविंग अकाउंट है, तो मार्च के लास्ट में 31 मार्च में है ना, 2000 1500 जिस हिसाब से आपका डिपॉजिट होगा, है ना, तो बैंक आई थिंक सो 3% या 4% इंटरेस्ट देती है सेविंग अकाउंट। ठीक है, तो उतना आपके अकाउंट में वो जो भी आपका ब्याज होगा, इंटरेस्ट होगा, वो आ जाएगा। तो कहने का मतलब है सेविंग अकाउंट ऐसा होता है जिसमें करंट अकाउंट के कंपेरेटिवली इसमें आप इसमें पेमेंट भी निकाल सकते हो, करंट अकाउंट की तरह विड्रॉ भी कर सकते हो, बीच में कभी भी कर सकते हो, लेकिन लिमिटेशन के साथ। और इसमें डिमांड डिपॉजिट का भी फायदा है। डिमांड डिपॉजिट का क्या फायदा है, उतना इंटरेस्ट रेट तो नहीं मिलता, हाँ, लेकिन आपको कुछ इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिलेगा आपके डिपॉजिट। ठीक है, अब डिपॉजिटिंग वाला तो हम लोग समझ गए कि कमर्शियल बैंक कैसे डिपॉजिट लेते हैं। अब एडवांसिंग ऑफ लोन्स के ऊपर आते हैं। देखिए, द डिपॉजिट रिसीव्ड बाय बैंक आर नॉट अलाउड टू रिमेन आइडल। ठीक है, सो आफ्टर कीपिंग सर्टेन cash reserve, the bank is given to needy borrowers and interest is charged from them, which is the main source of income of the bank. ठीक है, different type of loan are advances made by commercial bank। जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि जो कमर्शियल बैंक होती है वो जो लोन इशू करती है और उस लोन से जो बैंक को आप इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि अगर बैंक को 10,000 करोड़ रुपए का, ठीक है ना, बैंक को 10,000 करोड़ रुपए का पूरा उसके पास सेविंग हो रखा है, कस्टमर लोगों ने सेविंग कर रखी है 10,000 करोड़। ठीक है, अब 10,000 का मान लो कि सेविंग कर रखा है। ठीक है, और अगर बैंक ने इस पूरे के पूरे इसमें से मान लो कि क्या कहते हैं 8,000 करोड़ रुपए, 8,000 करोड़ रुपीज जो है उसने क्या कहते लगा दिया, लोन दे दिया। ओके, अब ऐसा थोड़ी है कि लोन दे दिया और रिपेमेंट हो गया तो काम चल जाएगा। अगर मान लो ये 8,000 करोड़ बैंक ने लोन दिए हैं और इसी 8,000 करोड़ में से 8,000 करोड़ अगर बैंक के पास केवल आ जाए तो बैंक का तो कोई प्रॉफिट नहीं ना, क्योंकि 8,000 तो लौटाने भी है कस्टमर को उससे। तो इस पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है ना, इस पे अगर मान लो कि बैंक ने आपको 10% की इंटरेस्ट पे लोन दिया है, ठीक है ना, तो आप समझ लीजिए कि 8,000 करोड़ का कितना हो गया, जो भी हो उतना इंटरेस्ट केवल बैंक का मारे और वही उसका प्रॉफिट। 10,000 करोड़ गवर्नमेंट बैंक के पास, मान लो कि एसबीआई के पास 10,000 करोड़ का पूरा डिपॉजिट, उस 10,000 करोड़ में से 15% हटा करके 10% बैंक ने 8,000 करोड़ रुपए मार्केट में लगा दिए, लोन दे दी उसको। पहली बात है, अगर आपने लोन लिया है तो 8,000 करोड़ तो दोगे ही, बैंक के पास तो आएगा ही, लेकिन साथ साथ उसके ऊपर अगर बैंक ने जो 10% इंटरेस्ट या 7% 14% एंड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लोन, ठीक है, आएगा, तो जो 10% या 11% 14% 7% 8,000 करोड़ के लोन के ऊपर जो बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा है वही उसका केवल फायदा है। और उसी इंटरेस्ट के फायदे से, उसी प्रॉफिट से बैंक क्या करती है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएगी, अपनी ब्रांचेज को बढ़ाएगी, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देगी, ठीक है ना, जितना भी काम है उसी में से करती है। और आप सोच भी नहीं सकते, वो उनका 10% और 11% भी है ना, लाखों में जाता है, लाखों करोड़। हाँ हाँ बिल्कुल। तो मैं तो छोटी सी बात बोल रहा हूँ, 80 लाख तो मैंने कि एक एक बैंक में इतना हो जाता है। आई थिंक सो 800 करोड़ होगा, 10,000 करोड़ है ना, 8,000 करोड़ है, 8,000 करोड़ का 10%, 800 करोड़।
उसके बाद देखिए, अब जो लोन प्रोवाइड किए जाएंगे वो कौन कौन से होंगे, किस किस तरह से होंगे। तो पहला तो होगा कैश क्रेडिट। ठीक है, कैश क्रेडिट का मतलब होता है कि सीधे कैश में आपको लोन दे दिया जाएगा। जैसे देखिए, कैश क्रेडिट रेफर्स टू अ लोन गिवन टू अ बोरोवर अगेंस्ट हिज करंट एसेट लाइक शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। कहने का मतलब है कि अगर आपने मार्केट में कोई शेयर खरीद रखे हैं, ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं, प्राइमरी सेक्टर को छोड़ के, एजुकेशन है, उसमें एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, इन सब चीजों को छोड़ के बैंक कभी भी लोन देगी तो बिना है ना कोलेटरल के दे नहीं सकती। कोलेटरल मीन्स कि अगर आपके पास कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं है, होम लोन आपको क्या लगता है बैंक सीधे उठा के दे देगी क्या? आपको उसके बदले गारंटी देनी पड़ती है। समझ रहे हैं? कोई भी आप लोन लोगे तो क्या दिखोगे, अगर दुकान के लिए लोन लेना है दुकान के कागज दिखाओ भाई, दुकान आपके नाम पे कितने का एसेट है वो सारा रखवा लो। अगर आपने जमीन के एवज पे, है ना, अगर आपने अपने लैंड को एज ए कोलेटर रखा है, गिरवी रखा, ओरिजिनल कागज जमा होता है बैंक के पास, मैं आपको बता दूं। अगर गाड़ी पे लोन ले रखा है तो गाड़ी के भी कागज वहां बैंक में होते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो इस तरह से लोन मिलता है। तो अगर कैश क्रेडिट की बात करें मतलब कि, तो उसमें क्या होता है, कैश क्रेडिट रेफर टू अ लोन गिवन टू अ बोरोवर अगेंस्ट हिज करंट एसेट। करंट अभी उसके हाथ में क्या, देखो करंट एसेट का मतलब है ना कि इन हैंड है, वो जब चाहे उससे है ना ट्रांजेक्शन कर सकता है, सॉरी पेमेंट कर सकता है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, अगर उसके पास शेयर से कभी बेच के उसको कैश में कन्वर्ट कर सकता है, अगर उसके पास स्टॉक्स है, अगर उसके पास बॉन्ड है, पेपर बॉन्ड जो होता है खरीद रखा है, तो जब भी चाहे उसको कैश कर सकता है। बॉन्ड देखो मैं बता रहा हूँ, बॉन्ड पेपर होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी कंपनी से आपने बॉन्ड कर रखा है, तो एक वैल्यू ऑफ मनी के बराबर आपको बॉन्ड दिया जाता है, उतना कि आप जब भी चाहो उसको बेच करके उसके बदले करेंसी अपना कैश कर सकते हैं। इसमें तो भी सब कुछ जानने को मिलेगा आपको आगे, बॉन्ड क्या होता है, क्या कहते हैं, सिक्योरिटी क्या होती है, इस तरह से बहुत सारी चीजें जो, अ क्रेडिट लिमिट is sanctioned and the amount is credited in the account, the borrower may withdraw any amount with his credit limit at interest is charged on the amount of action limit। हाँ, कैश क्रेडिट। उसमें क्या होता है कि जैसे नहीं कहते हैं अभी बजाज एलियंस के किसी का भी कार्ड बन जाता है, उसकी लिमिट हो गई आपके कार्ड की, क्रेडिट कार्ड जिसको कहते हैं, बैंक क्रेडिट कार्ड बना देगी आपको। आपको अगर 1 लाख का क्रेडिट कार्ड बनवाया तो 1 लाख तक रुपए का आप उस पे ईएमआई पे जो चाहो खरीद लो, कोई सुन। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर मान लो कि आपने अपने उस कार्ड की लिमिट में 1 लाख की लिमिट थी, उसके अंदर आपने क्या किया, 1 लाख के लिमिट के अंदर से आपने 30,000 रुपए का कोई फ्रिज खरीदा। ठीक है, तो जो ईएमआई बनेगी ना, वो अब क्या होगा, बैंक आपसे उस 30,000 के बदले जब तक आप पूरा पेमेंट नहीं करोगे इंटरेस्ट में। इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या किया, कहीं से पैसे उठा करके कोई गाड़ी खरीद ली। ठीक है, आपने मार्केट से पैसे उठाए किसी महाजन से, मनी लेंडर से, और एक व्हीकल खरीद लिया, बाइक खरीद लिया। अब अगर आपने बाइक खरीदा है, ठीक है ना, अगर आपने बाइक खरीदा है तो क्या होगा, बाइक का तो पेमेंट आपने बाइक के मालिक को कर दिया, लेकिन आपने जो 30,000 रुपए का जो लोन लिया है, 30,000 का, अब इसके ऊपर मान लो कि अगर आपको 10% का इंटरेस्ट देना है मंथली, तो जब तक आप ये 30,000 रुपये उस बैंक को, अगर चाहो तो 2 दिन में चुका दो, इंटरेस्ट खत्म। लेकिन जब तक ये 30,000 रुपये नहीं चुकाओगे, आपको वो लोन उसको इंटरेस्ट पे करता रहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है नहीं? आप मार्केट में से कहीं जैसे उठा लें उस तरह से। चलिए, अब डिमांड लोन क्या होता है, मैंने क्रेडिट लोन की बात बताई आपको। ठीक है, कैश क्रेडिट है। डिमांड लोन रेफर टू दोज लोन। ओके, एक सेकेंड।
Demand loan refer to those loans which can be recalled on demand and the same anytime. Demand loans refer to those loans which can be recalled on demand at the same anytime. The entire sum of demand loan is credited to the account and interested is on the entire. डिमांड लोन का मतलब है कि आपके अकाउंट में पैसा है, उसके एवज में आप जब भी चाहो बैंक से लोन ले सकते हो। ठीक है ना, बैंक से जितना एक्स्ट्रा लोन चाहे ले सकते हो, लेकिन बैंक क्या करेगी, उसके बदले आपसे इंटरेस्ट लेगी। ठीक है। तीसरा शॉर्ट टर्म लोन क्या होता है ये देख लेते हैं। दे आर गिवन एज पर्सनल लोन अगेंस्ट सम कोलेटरल सिक्योरिटी। हाँ, कुछ कोलेटरल या गिरवी, कुछ मैंने कि आप गिरवी रखोगे कोई चीज, कोलेटरल या सिक्योरिटी यही होती है, गिरवी रखोगे उसके बदले में आपको पर्सनल लोन मिल जाएगा। पर्सनल लोन का मतलब होम लोन, कार लोन, जो भी होता है पर्सनल लोन होता है। ठीक है। द मनी इज क्रेडिटेड to the account of borrower and the borrower can withdraw money for his account and interest is payable on the entire sum of the loan guarantee। बैंक क्या करेगी, उस बोरोवर के अकाउंट पे पैसे डाल देगी। आपने 3 लाख रुपए का लोन लिया, 3 लाख रुपीज का, 3 लाख रुपए आपके अकाउंट में डाल दिया। अब जब तक 3 लाख रुपए है ना, तो बैंक उससे इंटरेस्ट लेती रहेगी। मैं एग्जांपल बताता हूँ, एक मेरा फ्रेंड है, उन्होंने 3 लाख रुपए का लोन लिया था। मार्केट से उन्होंने जो पैसा उठाया था उस पे है ना 24%, 20% तक का इंटरेस्ट लगता था। उन्होंने क्या किया ना कि बैंक से लोन ले लिया 3 लाख रुपए का। अब उनको 7% टू 8% पर्सनल लोन पे मिल रहा है इंटरेस्ट। अब उन्होंने क्या किया, 3 लाख रुपए उठा के उस महाजन को दे दिया, उनका काम खत्म। और वो जो बैंक से उन्होंने लिया है, अब मान लीजिए कि पहले तो उनको क्या करना था कि 24% इंटरेस्ट देना पड़ रहा था 3 लाख के लिए। अब भी उन पर 3 लाख रुपए का ही कर्ज है। ठीक है, लेकिन अब उनको 7% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो समझो कितना फायदा होगा। समझ रहे बात को? इस तरह भी लोग करते हैं। कोई अपना कोई भी तरह का जो लोन होता है किसी पर्सन का, उसको रीपे करने के लिए भी लोग पर्सनल लोन बैंक से ले लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो मार्केट से जो भी लोन लेंगे उसके कंपेयरली जो बाहर से बैंक से लोन मिलेगा उस पर इंटरेस्ट कम होता है। खुद सोचिए कि मान लो आपने 3 लाख का लोन लिया, उस पर हर महीने 24% का आपको इंटरेस्ट देना है। हर महीने नहीं, सालाना शायद 24 महीने का भी होता होगा, आई डोंट नो। और बैंक को 7%, तो सीधे डायरेक्ट फायदा है ना। आज इसको आई थिंक सो इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा ओवरफ्लो होने लगेगा। ठीक है।